हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। मैं रामराज भंडारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों जो एनसीईआरटी एसआईटी जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने 6 से 8 तक के इतिहास की सीरीज जो पाठ्य वस्तुएं कंप्लीट कर दी है। क्लास 9 की भी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी चल रही कक्षा 10 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक, जिसमें आज जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज के हिसाब से पांचवा लेक्चर है, लेकिन यदि इस पाठ्य पुस्तक के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम टॉपिक है। इससे 2 टॉपिक और है इस पाठ्य पुस्तक के जो बीच से छोड़ रखे हैं, उनको भी, उनसे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके वो भी जल्दी लाए जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। जो हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, उसकी जीवन रेखा, हमारी जो राष्ट्र अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की है, और वो जो अर्थव्यवस्था निर्भर करेगी हमारे पास किस प्रकार के संसाधन है, हमारे पास जो भौतिक संसाधन है, ये मानवीय संसाधन है, वो कितने दक्ष हैं, और भौतिक संसाधन कितने जो है क्वालिटी वाले, कितने अच्छे हैं, और उनकी उपलब्धता कैसी है। और उसकी जो राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसमें हम इसकी जीवन रेखा के लिए कि हमारे पास जो है, उसके लिए जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का हम परिवहन कि हमारे पास कौन कौन से साधन है, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने सुगम तरीके से भेज सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और संचार सेवाएं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोगों की जो भी क्वारीज होती है, जो भी प्रश्न होते हैं, आप लोग मेरे ये दो कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी वाजिब सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, उनके मैं कोशिश करूंगा कि उनके उत्तर दे पाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले परिवहन के, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तो परिवहन के 3 साधन हैं। परिवहन के साधन में स्थल, जल और वायु, 3 साधन है हमारे पास परिवहन के, स्थल, जल और वायु। स्थल में जो है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। कुछ परिवहन हम जो है सड़क के मार्ग से करते हैं, कुछ रेल के मार्ग से करते हैं, स्थल मार्ग वाले जो परिवहन है, और कुछ पाइपलाइन के। जल में जो है, जो जल परिवहन के साधन है हमारे पास, तो जल परिवहन के साधन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। जो आंतरिक जो है, जो नदियां हैं, उनसे जो परिवहन होता है, और जो समुद्र के मार्ग से परिवहन होता है। और उसके बाद जो है वायु जो परिवहन है, उसमें हमारे पास कौन कौन साधन है, तो ये जो है 2 भागों में है: घरेलू विमान सेवा और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। एक घरेलू जो देश के अंदर ही विमान सेवा है, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र। और ये जो है घरेलू विमान परिवहन में सार्वजनिक प्राधिकरण और दूसरे निजी, एक सार्वजनिक है, एक जो है जो गवर्नमेंट के स्वामित्व में है, और दूसरी जो है निजी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। तो इसको आगे देखते हैं। परिवहन जो ट्रांसपोर्ट के साधन है हमारे पास, तो इसमें देखते पहले स्थल परिवहन। जो स्थल मार्ग से हम परिवहन करते हैं वो कौन कौन से है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। वो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हमने देख लिए: स्थल, जल तथा वायु। ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पे हम जो है वस्तुओं सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ला सकते, ले जा सकते हैं। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनके ही आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया है, वो इनके आधार पर किया है, स्थल, जल और वायु परिवहन में इनको वर्गीकृत किया है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि हमारे पास आज बहुत अच्छे परिवहन के साधन हैं।
और बहुत तीव्र परिवहन के साधन है। तो इससे पूरा संसार क्या हो गए, एक ग्लोबल विलेज की हम जो है कल्पना करते, बात करते हैं कि पूरा जो है विश्व क्या बन गए, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। स्थल परिवहन, अब देखिए हम सबसे पहले स्थल परिवहन, जो स्थल से होता है परिवहन, उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से परिवहन है हमारे पास, कौन कौन से साधन है। तो स्थल परिवहन में हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यहाँ सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किमी है। 2020-21 के आंकड़े, 20-21 के आंकड़े ये कहता है कि भारत विश्व में यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सड़क जाल वाला जो है कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे आएगा कि दूसरे नंबर पे है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। अब जो है सड़क परिवहन पहले प्रारंभ हुआ या रेल परिवहन पहले प्रारंभ हुआ, तो पहले जो है भारत में सड़क परिवहन प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवसाय में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। यदि निर्माण की बात हो या जो है व्यवस्था की बात हो, तो जो है सड़क परिवहन है, ये जो है निर्माण कार्य जो है इसमें निर्माण कार्य रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है, आसानी से हो सकता है। रेल परिवहन में जो है लागत भी ज़्यादा लगती है, और जैसे पहाड़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो यहाँ पर रेल लाइनें बिछानी, यहाँ पर रेल पहुँचानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सड़क हम जो है कहीं पर भी, पहाड़ी रास्ते हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह सड़क पहुँचा सकते हैं। अब परिवहन में हम देखते हैं भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में जो सड़कें हैं इनको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो सुपर हाईवे जो है ये भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। अब ये भारत सरकार ने जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसको प्रारंभ किया है। और इसको कहाँ से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, और यहाँ पे जो है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, तो इनको जोड़ने वाली जो है ये 6 लेन वाली सड़क है, जो है महाराजमार्ग है। तो इस सड़क परियोजना को प्रारंभ किया है। ये सड़क परियोजना प्रारंभ की गई थी 2001 में, और 2001 में प्रारंभ की गई थी, 2012 में कंप्लीट हो गई थी। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम, इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम गलियारा कौन सा है, ये ध्यान रखना आप लोग कि कितने गलियारे इसके तहत प्रस्तावित है। 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम तो है उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, सीधे श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, और सीधे कन्याकुमारी तक है। तथा दूसरा जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, यानी पश्चिम में गुजरात से लेकर के और सीधे पूर्व में सिलचर असम तक है। तो एक गलियारा जो है उत्तर से दक्षिण है, और एक जो है पूर्व से पश्चिम है, सबसे पश्चिम से पूर्व सबसे लास्ट तक सिलचर तक, और गुजरात से सिलचर तक, गुजरात में पोरबंदर से और सिलचर असम तक, और जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अब इस जो ये राजमार्ग है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, इसे जो है कौन देख रहा है, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। किसके ऑथोरिटी में है ये, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बाद जो हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे NH कहते हैं, नेशनल हाईवे।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ते हैं और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रख रखाव, अब इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि इनका जो है निर्माण और रख रखाव का कार्य किसके कौन देखता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग इनका जो है रख रखाव, इनका जो है इनके देख रेख कौन करते हैं, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएच, इनके जो है ये इनको कौन इनकी जो है देख रेख करता है। उसके बाद जो है अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली और अमृतसर के मध्य, दिल्ली से अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है ये कौन से, दिल्ली व अमृतसर के मध्य, ये शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। किस मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां है ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि दिल्ली और अमृतसर के मध्य है। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद जो है राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवे है, इसमें जो है इनको स्टेट ही देखता है। तो ये जो स्टेट हाईवे है राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से, जो राज्यों की जो भी राज्यों की राजधानी है, जिस राज्य की जो राजधानी होगी उसमें जो भी जिले होंगे उन मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व किसके कौन देखता है, राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। डलहौजी के टाइम पे जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई थी। तो राज्य में कौन देखता है, राज्य में पीडब्ल्यूडी देखता है और केंद्र में सीपीडब्ल्यूडी देखता है। अब है जिला मार्ग, तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जो जिले में जो है जिले से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, जिला परिषद का होता है। तो इनको जो है इनका उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क परियोजना चल रही है इससे जो है इन सड़कों को क्या मिला, विशेष प्रोत्साहन मिला। इससे क्या होगा कि ये जो सड़कें हैं ये इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को क्या किया गया है, प्रमुख साइड से पक्की सड़कों यानी इस प्रकार की सड़कें बनाई गई जो है हर मौसम में खुला रहती है और वो सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जो पीएम सड़क योजना है उसके तहत। अब है सीमांत सड़कें, जो बॉर्डर रोड है, सीमांत सड़कें हैं। तो इन सड़कों के अतिरिक्त जो अन्य सड़कें थी इनके अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो है बीआरओ जिसे कहते हैं, सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। तो बॉर्डर के लिए जो है बॉर्डर वाले जो क्षेत्र है वहां पर कौन सड़क बनाते हैं, बीआरओ बनाता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। अभी बीआरओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में की गई थी। जो सड़क संगठन सीमा सड़क संगठन है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, जिसका कार्य क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। तो इसका जो है कहाँ ये सड़कों का विकास करते, कहाँ सड़कें बनाता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़क को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। तो कच्ची और पक्की जो सड़कें हैं ये हमने जो है खूब देखी हुई है, पहाड़ों में तो है इस प्रकार की सड़कें। जो कच्चे सड़कें हैं उसमें जो है किसी प्रकार हॉट मिक्स इत्यादि या कोई पेंटिंग इत्यादि नहीं की रहती है। तो सड़कों निर्माण के आधार पर सड़कों को दो
भागों में बांट सकते हैं, कच्ची और पक्की सड़कें। अब क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग ये है अटल टनल। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर है। ये सीमा सड़क संगठन, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा बनाई गई थी। है ये सुरंग, यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक क्या रहती थी? अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में, ये किस दर्रे पे है? पीर पंजाल जो पर्वत, पीर पंजाल दर्रा है, यहाँ पर ये सुरंग है। औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना, आपकी सबसे लंबी सुरंग जो है अटल टनल है, जो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई थी। ये लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़ता है, मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। और ये जो है कहाँ पे? पीर पंजाल जो है दर्रा है, यहाँ पे है ये। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाए गए हैं। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है, तो यहाँ पे दो गलियारे हैं। एक गलियारा तो यहाँ से श्रीनगर से और सीधे एक कहाँ तक आ रहा है? कन्याकुमारी तक आ रहा है एक गलियारा। और दूसरा गलियारा है यहाँ पे जो है पोरबंदर गुजरात में, यहाँ से है। और ये जो है पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ है। और ये जो है असम में सिलचर तक है। असम में ये जो है सिलचर तक है, यहाँ पे सिलचर है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत जो है दो गलियारे बनाए गए हैं। और एक जो है इसमें मार्ग है दिल्ली से लेकर के, और दिल्ली से ये मुंबई, और उसके से जो है फिर यहाँ से चेन्नई, और चेन्नई से जो है यहाँ से होते हुए, और ये है यहाँ कोलकाता, और कोलकाता से जो है सीधे यहाँ लखनऊ होते हुए और यहाँ इस मार्ग पे मिल जाता है। तो एक जो है मार्ग उत्तर से दक्षिण वाला मार्ग है, उत्तर से दक्षिण वाला मार्ग है। एक पूरब से ये पश्चिम वाला मार्ग है। और एक जो है ये उत्तर पूर्व मार्ग है। एक गलियारा ये है, एक जो है उत्तर से दक्षिण गलियारा है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बन रहा है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज बन गया है। ये इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन रहा है। तो फिर यहाँ पे जो है कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाए गए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमने इसमें ये यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनकी संख्या भी दे रखी है। तो इनको जो है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक हमने देखा था, जो शेरशाह सूरी मार्ग है उसे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। और यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 1A भी यहाँ पे दे रखा है, जो जम्मू से जो है उरी तक है यहाँ पे। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। अब है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन, रेल भी जो है यातायात का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और बहुत ही सुगम है। ये जो है सामान ढुलाई से लेकर के वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। भारतीय रेल परिवहन देश का जो है सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1953 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, 34 किमी की दूरी तय करती थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती थी? 34 किलोमीटर की। लॉर्ड डलहौजी के समय पे जो है रेल चलाई गई थी। और यहाँ पे जो है भारतीय रेल 67,956 किमी इसकी जो है ये आंकड़े हैं। यहाँ पर जो है इतनी इसकी लंबाई है। जो छोटी बड़ी जितनी भी रेल लाइनें हैं, यहाँ पे 3 रेल लाइन यहाँ पे है, बड़ी लाइन, फिर मीटर गेज और फिर छोटी लाइन। तो यहाँ पर जो है जो 3 लाइनें हैं। तो जो बड़ी लाइन है उसे ब्रॉड गेज कहते हैं, ये ब्रॉड गेज है।
इसके बाद ये मीटर गेज है, और ये जो है तीसरी वाली है लास्ट, इसे नैरो गेज कहते हैं। तो ये इनकी जो है इनके बीच में, पटरियों के बीच में कितना अंतर होता है, तो 1.676 मीटर का, या हम इसे जो है 1676 मिलीमीटर का जो है अंतर है इन दो लाइनों के बीच में। मीटर गेज में जो है सीधे सीधे कि 1 मीटर का अंतर होता है, और यहाँ पर जो है 7.62 मीटर, ये छोटी लाइन इन दो पटरियों के बीच में इतना। और ये इनकी जो है, जो सबसे जो है ये रूट है कि कितने सबसे ज़्यादा कौन है, तो लंबाई के हिसाब से, रूट किलोमीटर के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो है बड़ी लाइन है जो 1.676 मीटर वाली, जिसे जो है ब्रॉड गेज जो है कहते हैं। तो ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन ये सबसे ज़्यादा है, फिर जो है मीटर लाइन है या मीटर गेज, और फिर जो है छोटी लाइन नैरो गेज। अब जो हमारे जो है रेलवे परिवहन है, रेलवे परिवहन, इसमें जो पहले रेल ये हमने देख ली लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, जो 34 किलोमीटर चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। जो प्रथम हरित रेल गलियारा है ये रामेश्वरम से मतमुद्रई के बीच में है। 2016 में पहली जो है कैशलेस जो मेट्रो है ये मुंबई मेट्रो है। जो पहली जो है विद्युतीकृत रेल मार्ग था मुंबई से कुर्ला के बीच में था। लॉर्ड जो है रीडिंग के समय में 1925 में ये जो है पहला विद्युतीकृत मार्ग बनाया गया था। पहली मेट्रो रेल, सबसे पहली मेट्रो रेल जो है कोलकाता में चली थी, जो 1972 में चली थी। उसके बाद जो है मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चली, जो 2002 में चली। और पहली जो बुलेट ट्रेन है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, चल रही है। विश्व का जो है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो है जहाँ पे जो है गोरखपुर, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते गोरखपुर, तो वहाँ पर बन गए हैं। पहले जो है खड़गपुर में था, लेकिन अब जो है गोरखपुर में 2012 में बन के तैयार हुआ है। रेलवे स्टाफ कॉलेज, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये गुजरात में है, बड़ौदा में। और सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये पीर पंजाल में, अभी हमने देखा पीर पंजाल में है। उसमें जो है सबसे लंबा रेलवे पुल, सबसे लंबा रेलवे पुल जो है सोन नदी पे है बिहार में। और सबसे पुराना जो है रेलवे इंजन, तो फेरी क्वीन सबसे लंबा रेलवे इंजन है। तो ये रेल से संबंधित कुछ जो है आंकड़े हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखें। अब परिवहन में जो है हम देखते हैं पाइपलाइन। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों में जो है किस चीज के लिए होता था, पानी पहुंचाने के लिए होता था। लेकिन आज के समय में जो पाइपलाइन का प्रयोग है वो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक जो तेल है, उर्वरक है, इन जो है गैस है, गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों में बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। तो पेट्रोल है, तेल है, ये तेल संबंधित उत्पाद है, ये प्राकृतिक गैस, इनको ठोस पदार्थों को भी जो है पहुंचाया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। जैसे जो है लोहा है, या जो है अन्य जो है जैसे कोयला है, तो इनको भी पहुंचाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तक गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाद में इसमें जो है बहुत कम खर्च आता है, इसकी लागत न्यून होती है। और वाहन अंतरण, देरी तथा हानि इसमें लगभग नहीं होती है। यानी जो है कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जो है ट्रेन रुक गई है, ट्रेन जो है देर हो गई है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, और न इसमें जो है किसी प्रकार की हानि होती है। तो ये जो है पाइपलाइन भी एक ट्रांसपोर्ट का साधन है। अब परिवहन के साधन में पाइपलाइन में हम देखते हैं कि पाइपलाइन में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। ये हम यहाँ पे जो है दिया गया है कि ऊपरी
असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजमंद होकर के हल्दिया तक है, दूसरी राजमंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक है। और इसमें जो है गुजरात में सलाई से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। इसके अन्य शाखा बड़ोदरा के, अच्छा ये जो है, और पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ क्रॉस एंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न उर्वरक, दिल्ली और औद्योगिक प्रयोजनों में जो, अच्छा कुल मिलाकर भारत की जो गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार और क्रॉस एंट्री पाइपलाइनों के यहाँ पे है कि ये जो है 1700 किलोमीटर से बढ़ करके 18,500 किलोमीटर तक हो गए। ये जो है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो है कितना हो गए, तो ये 18,500 किलोमीटर तक हो गए। और ये इसके जो है 3 प्रमुख जाल है, गैस पाइपलाइनों के 3 प्रमुख जाल है, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन 3 प्रमुख जाल है। जो महत्वपूर्ण होंगे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उसमें हम ज्यादा जो है चर्चा करेंगे, और जो है जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन में जो हमारे पास जो है जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है ये। और यह भारी और स्थूलकाय वस्तुओं ढोने में, भारी कितनी भारी से भारी, और सबसे ज्यादा जो है हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो है जो हमारा जो है आयात निर्यात होता है, ये जो है इसी मार्ग से होते हैं, परिवहन जो है जल परिवहन से। तो ये स्थूल वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। अब इसमें जो है ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। और भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। तो जो अंतःस्थलीय है, जो हमारे जो है जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो ये जो है हमारे पास जो है 14,000 जो राष्ट्रीय जलमार्ग या जो भी जलमार्ग है हमारे पास अंदर ही देश के अंदर, तो ये हमारे पास नौ संचालन, जिन पे हम नौ संचालन कर सकते हैं, वो हमारे पास 14,500 किलोमीटर लंबा है। अब कौन कौन से हमारे पास जो है ऐसे जलमार्ग है, तो यहाँ पर जो है जो जलमार्ग, इसमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो 14,500 में से 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा, जो है मशीनीकृत नौकाएं हैं, उनके द्वारा जो है तय किया जाते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित किया गया है, तो पहले जो राष्ट्रीय जलमार्ग है NW1 नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट जो है, ये हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो ये गंगा नदी पे है, और ये कहां से है, हल्दिया से इलाहाबाद तक के मध्य 1620 किमी लंबा है, नौगम्य जलमार्ग है। ये नौगम्य, इस पे जो है नाव चलाई जाती है, नाव जो है आसानी से चलाई जाती है। तो ये जो है प्रयागराज से सीधे हल्दिया तक है, और ये जो है कितनी है, 1620 किलोमीटर लंबा है। इलाहाबाद से जो ये जलमार्ग है, ये हल्दिया तक है। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरे नंबर पे सदिया और ध्रुवी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में सदिया से ध्रुवी के मध्य जो है, धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। ये भी नौगम्य है, इस पे भी नाव आसानी से क्या है, इस पे भी नाव चलाई जाती है। और ये जो NW सेकंड ये है, नेशनल वाटर हाईवे सेकंड। तो ये हमारे पास 5 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है। तीसरे नंबर पे केरल में
पश्चिमी तटीय नहर जो कोटापुरम से कोलम तक उद्योग मंडलम तथा चंपकरा नहरें 205 किमी, तो ये 205 किलोमीटर है। नौगम्य जलमार्ग है, ये जलमार्ग संख्या 3 है। तो केरल में कोलम से लेकर के जो है ये आप कोटापुरम तक है, तो कोलम से लेकर के कोटापुरम तक है। और ये भी जो है कोटापुरम तो ये 205 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्ण नदी का विशेष विस्तार, ये जो है 1078 किमी लंबा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। फिर पांचों है मताई नदी पे है, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी तथा पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किमी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। तो ये हमारे पास 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर है। ये 1986 में जो है बना था। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, सदिया से धुबरी तक है, असम में, जो 892 किलोमीटर है, 1988 में बना था। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है जो केरल में है, कोलम से कोटापुरम तक है, 205 किलोमीटर है, 1993 में बना था। और जो चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्ण नदी के विशेष विस्तार के साथ है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। 1078 किमी है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है और ये 10वीं योजना में बना था। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ओडिशा में है, जो मताई और महानदी के डेल्टा पे है, चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी के विस्तार के साथ 588 किलोमीटर लंबा है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 है। अब कुछ अंतर जल मार्ग भी है जिन पर परिवहन होते हैं, जिनमें मांडवी ज्वारी, ये मांडवी ज्वारी नदी गोवा की नदी है, और कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक केरल का पार्श्व जल, केरल का जो पश्चिम वाला जल है, इसमें भी जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर भी नौ संचालन इत्यादि किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ परिवहन किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त जो है भारत में जो है विदेशी व्यापार किया जाता है। तो ये तो आंतरिक जलमार्ग है जो हम जो है व्यापार एक जगह से दूसरी जगह करते हैं इन जलमार्गों के माध्यम से। और यहाँ पर जो है कुछ व्यापार हम जो है जो पतन है, जो बंदरगाह है, उनके माध्यम से करते हैं। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। तो 95% व्यापार जो है, यदि पूछा जाए कि किस मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो समुद्री मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अब परिवहन में हम देखते हैं, जल परिवहन में प्रमुख समुद्री पतन भारत की जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रमुख समुद्री पतन जो समुद्री जो है बंदरगाह है भारत की 7516.6 किमी लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पतन है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 12 जो है प्रमुख बड़े पतन है, 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 200 मध्यम और छोटे पतन है, मध्यम और छोटे आकार के क्या है बंदरगाह है। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टोटल हमारी जो समुद्री तट रेखा है ये कितनी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इसमें 12 प्रमुख है और जो है 200 मध्यम और छोटे आकार के हैं।
अब हम प्रमुख जो पतन है उनको देखेंगे। तो ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। सबसे पहला पतन जो है कांडला पतन जो है विकसित किया गया स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहला पतन जो बना है वो कांडला पतन बनाया गया। और ये कांडला पतन कहाँ पे है? गुजरात में। ये जो कांडला पतन है ये गुजरात में स्थापित किया गया स्वतंत्रता के पश्चात। क्योंकि स्वतंत्रता के जो हमारे पास पतन था व्यापार के लिए, कराची पतन, वो जो है पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो हमें जो है उसके बाद जो है तुरंत विदेशी व्यापार के लिए हमने एक नया पतन बनाया। और ये जो है कौन सा पतन है? कांडला पतन है। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन, जो कराची पतन है, कराची पतन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो कांडला पतन क्यों बना गया? कराची पतन पाकिस्तान में शामिल होगा, इसके कमी को पूरा करने के लिए, और जो मुंबई पतन पे जो अतिरिक्त भार आ गया था उसको जो है कम करने के लिए। कांडला जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पतन को किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है। गुजरात में है। और इसमें जो इस पतन से जो हम व्यापार करते हैं, कहाँ कहाँ के कौन से क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ एक ज्वारीय पतन है। तो कांडला किस प्रकार का पतन है? ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो इन राज्यों के जो है ये औद्योगिक और जो खाद्यान्नों का आयात और निर्यात को संचालित करते कांडला पतन है। मुंबई, अच्छा, जो ये कांडला पतन है, यहाँ अब हमने देखा कि ज्वारीय पतन है। तो ज्वारीय पतन मान के चले कि ये जो है हमारी सतह है। इसके बाद जो है ये जो सागर की सतह है, और यहाँ तक जो है सागर, यहाँ तक पानी है। अब यहाँ पर जब भी यहाँ पे ज्वार आएंगे तो यहाँ पे जो सीप है, जो जहाज है, यहाँ पर आके रुक जाते हैं। और जैसे जो है ज्वार आएंगे वैसे जो है पानी बढ़ेगा और ये जो है सीधे किसकी तरफ आ जाएंगे? पतन की तरफ आ जाएंगे। तो एक ही ज्वारीय पतन है। तो यहाँ पर जो है हमने देख लिया कि ये पतन, ये आयत, इससे क्या क्या किया? ये प्राकृतिक जो ये बंदरगाह है एक तरफ से, और ये जो है आयत, ये जो है पेट्रोलियम का यहाँ से हम जो है आयत करते हैं, उर्वरक का आयत करते हैं। और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला जो पतन है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है। और एक जो है ज्वारीय पतन है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, मुंबई। मुंबई बृहत्तम पतन है। अब मुंबई जो पतन है ये सबसे बड़ा पतन है। ये सबसे बड़ा पतन है। जो मुंबई पतन है ये सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तार और सुचारू पोत आश्रय है। ये कैसा है? ये प्राकृतिक पतन है। ये जो है जो मुंबई पतन है ये जो है प्राकृतिक पतन है। और ये सबसे बड़ा जो है पतन है। इससे जो है हम निर्यात करते हैं पेट्रोल। तो मुंबई पतन जो है सबसे व्यस्त पतन है और इससे सबसे ज्यादा यातायात होता है। और इससे जो है हम पेट्रोलियम जो वस्तुएं हैं उनका जो है निर्यात करते हैं। और यहाँ से जो है जो कच्चा उत्पाद होते हैं उसको जो है यहाँ से निर्यात करते हैं पेट्रोलियम का। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख करके इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। अब इस पतन पे जो है मुंबई पतन है, इस पे अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या एक पतन और विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पतन। अब जो जवाहरलाल नेहरू पतन है, इस पतन को नावा सेवा पतन या मुंबई में है और
नव सेवा पतन उस नाम से, ये जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से जानते हैं। तो एक पतन और, तो ये पतन जो है, जो नव सेवा पतन है या जवाहरलाल नेहरू पतन है, ये किसके भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है? मुंबई पतन के भार को विकसित। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारवागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। तो मारवागाओ जो पतन है, गोवा में है मारवागाओ पतन, ज्वारी नदी पे है। तो ये जो है ये भी महत्वपूर्ण पतन है, और ये ज्वार नदमुख पतन है। यहाँ से भी हम जो है, जो लोहा अयस्क है, जो लोहा है, लोहा अयस्क है, वो यहाँ से जो है ईरान को निर्यात किया जाता है। तो इस पतन से जो है हम क्या करते हैं, लोहा अयस्क निर्यात करते हैं। तो यह देश के कुल निर्यात का आधा 50% है। तो ये जो है लोहा अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारवागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो लोहा अयस्क निर्यात किया जाते हैं, ये मारवागाओ पतन से निर्यात किया जाता है, जो गोवा में है। और 50% जो है यहीं से जो है, जो लोहा है वो यहाँ से जो है निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर। अब कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन है, जो कुद्रेमुख खानों से निकले लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो जो कुद्रेमुख, कर्नाटक में कुद्रेमुख लोहे की खाने हैं, जो वहां से लोहा निकलते, जो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा भारत में निकलता है, वो यही कुद्रेमुख खानों से, मैग्नेटाइट जो लोहा है यहीं से निकलता है। और ये पूरा का पूरा जो है निर्यात किया जाता है। तो ये कहाँ से निर्यात किया जाता है? न्यू मैंगलोर पतन से निर्यात किया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में, अब जो है सुदूर दक्षिण पश्चिम में यानी हम जो है केरल की तरफ, जो है यहाँ पे कोची पतन है। यहाँ एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो एक ऐसा पतन है, ये जो है लैगून पतन है। यहाँ पर लैगून झील है और उसी पे जो है पतन निर्मित है। तो जो ये कोचिन पतन है, तो ये कोचिन पतन जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, लैगून पर स्थित है। और कोचिन जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है भारत में, वो कोचिन शिपयार्ड है, वो यहीं पे ही है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में, जैसे हम जो है पूर्वी तट में देखेंगे, तो पूर्वी तट में तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतिकोरन पतन है। यहाँ एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में सबसे नीचे की तरफ जो है, जैसे हम देखेंगे तमिलनाडु की तरफ, इधर की तरफ हमने देखा, तो इधर जो है कोची पतन है। और इधर पूर्वी छोर में सबसे जो है नीचे दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतिकोरन पतन है। ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है और इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं चेन्नई। तो चेन्नई जो है, जो चेन्नई पतन है, हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। तो सबसे पुराना पतन है, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, ये ध्यान रखना आप लोग। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। तो मुंबई के बाद जो है व्यापार के संदर्भ में या जो है सामान का आयात निर्यात में, इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम जो पतन है आंध्र प्रदेश में है। स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है, ये सबसे गहरा पतन है विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा जो है मुंबई है, सबसे गहरा जो है विशाखापट्टनम है। स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लोहा अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। तो ये जो है स्टार्ट में किस चीज के लिए विकसित किया गया था? लोहा अयस्क को निर्यात करने के लिए विकसित किया गया था। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। अब ओडिशा में हम देखते हैं, ओडिशा में स्थित पारादीप पतन। ओडिशा में पारादीप पतन है, विशेषतः लोहा अयस्क का निर्यात करता है। तो पारादीप पतन से हम क्या करते हैं? लोहा अयस्क का निर्यात करते हैं। कोलकाता पतन एक अंतःस्थलीय नदी रिवर पतन है।
तो ये जो है अंतःस्थल है, जो कोलगत पतन है, अंतःस्थल नदी पतन है। ज्वार पतन होने के कारण, ये भी ज्वार पतन है होने कारण यह हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। तो इधर से हुगली नदी आ रही है, उधर से ज्वार है, तो बहुत सारे अवसाद उसमें आ जाते हैं, तो उसको जो है नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। तो जो है ये एक जो है ज्वार पतन है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया, उसी पे जो है जो हुगली नदी है, उसी पे हुगली नदी पे हल्दिया पतन बनाए गए हैं। तो हल्दिया पतन को विकसित किया गया है। अब जो है ये जो ये पतन है, जो ये बंदरगाह है, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको थोड़ा से जो है, यदि मैप होगा तो थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं कि कहाँ पर किसकी स्थिति है। तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे गुजरात में कांडला पतन है, जो दीनदयाल पतन के नाम से, वो यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। तो ये जो है यहाँ पर है दीनदयाल पोर्ट, यहाँ पे दीनदयाल पतन है, जो जो कांडला पतन का नाम दीनदयाल पोर्ट है। एक ऐसा पतन है, ये जो है एक जो प्राकृतिक बंदरगाह है ये, और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये ज्वार पतन है। उसके बाद जो है मुंबई में, यहाँ पर मुंबई पतन है, और मुंबई पतन के साथ साथ जो है जवाहरलाल नेहरू पतन भी है। तो जिसे नावा नावा सेवा पतन भी कहा जाता है, और मुंबई में जो है इसे जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहा जाता है। इसके बाद जो है गोवा में यहाँ पे मर्मागांव पतन है, और ये जो है मर्मागांव पतन के उसके बाद जो है नीचे न्यू मैंगलोर पतन है। यहाँ पर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पतन है, और यहाँ पर जो है कोची पतन है, कोची पतन केरल में है। और यहाँ पे जो है तमिलनाडु की तरफ तुतिकोरिन पतन है। फिर तमिलनाडु में चेन्नई पतन है, सबसे प्राचीन पतन है, सबसे पुराना पतन है। और फिर यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पतन है। और फिर जो है उड़ीसा में पारादीप पतन है। और फिर यहाँ पे जो है कोलकाता पतन है, और यहाँ पे जो है हल्दिया पतन भी है पश्चिम बंगाल में। तो इनका जो है आप ध्यान रखना। और इधर जो है पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पतन भी है, पोर्ट ब्लेयर पतन भी है। तो किसकी जो है क्या विशेषता है, ये आप लोग जो है, उसके अलावा इनके अलावा जो है जो और जैसे एनोर पतन है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक पतन और है, एनोर पतन है। तो इसे जो है कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। और इसको जो है, इसको जो विकसित किया गया था, इसको जो है एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसे विकसित किया गया था। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, एशियाई विकास बैंक की सहायता से इसे विकसित किया गया था। और ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पतन हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं न्यू मैंगलोर पतन से हमने देख लिया कि कुद्रेमुख की जो लो अयस्क है, यहाँ से जो है ये इसका लो अयस्क निर्यात किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जो आगे देखते हैं, हम अब वायु परिवहन देखते हैं। और ये जो है तीव्रतम है, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन साधन है। ये जो है 1953 में वायु परिवहन का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो जो एयर इंडिया है, ये क्या करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर जो इसमें हम देखते हैं वायु परिवहन में, तो
इसमें पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। तो ये जो है अगम्य और दुर्त जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराते। तो जो है इन क्षेत्रों में कौन जो है सेवा उपलब्ध कराते, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। और हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किया गया। तो कहां पर जो है किस राज्य में जो है ये विशेष प्रबंध किया गया, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये विशेष प्रबंध किया गया है हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए। और जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करते हुए एयर इंडिया करता है। और जो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर है, किन किन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है और किन किन कहाँ कहाँ पे जो है किन किन क्षेत्रों के लिए जो है हवाई जो सेवाएं हैं ये जो है इसका प्रबंध किया गया है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए किया गया है। अब है यहाँ पे संचार सेवाएं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। उड़ान, एक योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जिसे क्षेत्रीय बाजार विमानन बाजार में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आम नागरिक के लिए उड़ान को किफायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नगर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना आरसीएस उड़ान की कल्पना की गई। योजना का मुख्य विचार सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से एयरलाइंसों को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्ग पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो एक योजना चली है उड़ान योजना। तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि उड़े देश का हर नागरिक, तो ये जो है योजना जो शुरू की गई थी 15 जून 2016 से शुरू की गई थी कि सभी नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो संचार सेवाएं। तो संचार सेवाएं में हम देखते हैं निजी संचार तथा जनसंचार से में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। तो किन किन को संचालित करता है इसमें आप देखना, कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। तो पहली श्रेणी की डाक कौन समझी जाती है? कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी, ये पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये जो है ये पहली श्रेणी के, और इनको जो है वायुयान सेवा द्वारा पहुंचाया जाता है। तो पहली श्रेणी की डाक कौन कौन से, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातल डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो इनके थल और जल, बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। अभी 6 डाक मार्ग कौन बनाए गए बड़े शहरों में? इन्हें राजधानी मार्ग, कौन कौन से? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता। तो इनको आप ध्यान रखना कि कौन कौन से नाम है कि जो 6 डाक चैनल है, 6 डाक मार्ग है, कौन कौन से। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। तो यदि पूछा जाए कि किस भाषा में सबसे ज्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, हिंदी भाषा में। उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। सबसे ज्यादा चलचित्रों का उत्पादक जो है विश्व में कौन है? भारत है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो कौन जो है, जो भारतीय या विदेशी फिल्म है, इनको जो प्रमाणित कौन करता है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये आप लोग जो है ध्यान रखना।
इसमें एक मानचित्र और था जो आपके जो है लोहा इस्पात संयंत्र है। ये लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पर है? तो लोहा इस्पात संयंत्र जो ये लगाए गए हैं, तो इससे भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है मानचित्र इससे जो है शायद से इससे हट गए या जो है गलती से डिलीट हो गया है। तो जैसे दुर्गापुर बार बार पूछा जाता है कि लोहा इस्पात संयंत्र जो दुर्गापुर जो स्थापित किया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कहाँ पे है? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। और ये कब स्थापित किया गया? तो 1959 में स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर जो है ये स्थापित किया गया था ब्रिटेन के साइड से। ब्रिटेन की साइड से। एक भिलाई इस्पात संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके साइड से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है भिलाई और बोकारो, ध्यान रखना, भिलाई और बोकारो सोवियत संघ के साइड से स्थापित किए गए थे। और भिलाई जो इस्पात संयंत्र था ये 1955 में और बोकारो जो है 1964 में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है और बोकारो जो है झारखंड में है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के संयुक्त से स्थापित किया जाता है। भिलाई मतलब जो भलाई, तो भलाई जो है हमारा जो है सोवियत संघ जो है परंपरागत मित्र था। तो भलाई कौन कर सकता था? वही कर सकते जो परंपरागत मित्र है। और उसके सहयोग से जो है एक और इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जिसका नाम था बोकारो। एक इस्पात संयंत्र जिसको जो है दुर्गापुर, तो दुर्ग कौन बना गए थे? जो अंग्रेज है। बाद में उन्होंने बहुत जगह दुर्ग बनाए थे। तो उन्होंने जो है उसी से ये ध्यान रखना कि जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और एक और पूछा जाता है राउरकेला। तो जो राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र है ये 1959 में ओडिशा में स्थापित किया गया था। और ये जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये भी जो है आप लोग जो है ध्यान रखना। और इसी के साथ जो है ये कंप्लीट होता है। और आप लोग जो है इसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप नोट कीजिए और इसको जो है आप अधिक से अधिक लोगों को इसे जो है पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल पाए। और जो भी इसे महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप नोट कीजिए। तो थैंक यू, आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।